अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमने कल बताया था आपको कि जो हमारा लेक्चर होगा आज फर्स्ट एंशंट इंडिया हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कल के लेक्चर्स में कुछ लोगों की क्वेरीज आई थी। कुछ लोगों को थोड़ा लेक्चर सुनने में ये लगा कि थोड़ी राइटिंग क्लियर नहीं थी, तो ऐसे कुछ डाउट्स लोगों के आए हैं, बट इस लेक्चर में वो चीज़ हम इम्प्रूव कर लेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर एंशंट इंडिया का। एंशंट इंडिया। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इब्राहिम लिंकन जी से एक बार पूछा गया कि अगर आपके पास मान लो कि 4 इयर्स का टाइम हो और आपके पास 4 आवर्स का टाइम हो और आपने ये पेड़ काटना हो, तो आप क्या प्लान बनाओगे, क्या शेड्यूल बनाओगे? तो उन्होंने कहा कि मैं अपना 3 आवर्स जो अपनी एक्स है, अपनी कुल्हाड़ी है, उसको शार्प करने में लगाऊंगा और लास्ट के 1 आवर्स में अपना पेड़ काट दूंगा। तो फ्रेंड्स, इससे हमें एक मैसेज मिलता है कि जो हमारी प्लानिंग है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सक्सेस में। तो आप इसको लेके एक अच्छी सी प्लानिंग, एक अच्छी सी स्ट्रेटजी अपने एग्ज़ाम के लिए बनाएं ताकि आपको कल एक बहुत अच्छा आउटपुट मिल सके। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्टली मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हम आज 3 चैप्टर कवर करेंगे। मोस्टली जो एंशंट इंडिया है उसके, अगर आप जो आर.एस. शर्मा है एंशंट इंडिया की, वो भी आप पढ़ोगे, उसके फर्स्ट 3 लेक्चर भी नेम इसी हिसाब से होंगे। तो जो फर्स्ट लेक्चर रहेगा वो होगा हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ एंशंट इंडिया। फर्स्ट लेक्चर हम आज के लेक्चर में ये फर्स्ट चैप्टर ये कवर करेंगे, और जो सेकंड चैप्टर होगा हमारा वो हम कवर करेंगे मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशंट इंडिया। और जो थर्ड लेक्चर हम इसमें कवर करेंगे वो करेंगे हिस्टोरिक सोर्सेस। तो फ्रेंड्स, ये आज के जो लेक्चर है, आज 10 जून 2020 है। हम जो एंशंट इंडिया का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर हम आज डिलीवर करने जा रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम जो ये वाले टॉपिक्स हैं ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्टली हम लोग, आप नोट करना चाहें तो ये नोट कर सकते हैं। तो हम जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसमें वो इम्पोर्टेंस ऑफ एंशंट इंडिया हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक हमारे मन में एक डाउट आता है जब भी हम अपने आसपास की सोसाइटी को देखते हैं। हमारी सोसाइटी में हमें न्यू टेक्निक से चीज़ें मिलती हैं, हमें एग्रीकल्चर दिखने को मिलती है, इवन हमारा लाइफस्टाइल, हमारी रिसोर्सेज। एक्चुअली सबके माइंड में एक डाउट तो आता है ना कि इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत कब से हुई है, या ये कब इवोल्व, कैसे ये इवोल्व हुआ। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इसकी नीड क्या है, अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंस, अगर हम इसमें सब हेडिंग बनाए इम्पोर्टेंस, तो जो एंशंट इंडिया की इम्पोर्टेंस है रीड करने की, स्टडी करने की, वो हमें क्या इम्पोर्टेंस है हमारे पास। तो जो एंशंट इंडिया हम क्यों स्टडी करते हैं, एंशंट इंडिया में हमें ये जानने को मिलता है कि जो जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो कैसे अब एग्जिस्ट में आई, उसके बाद जो उस टाइम का ह्यूमन था कैसे उसने, जो पहले फॉरेस्ट में रहता था जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है, तो अभी वो एग्रीकल्चर पे कैसे शिफ्ट हुआ,
जैसे उसने क्या कैसे इवॉल्व सोसाइटी हुई, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनका उसने यूज़ करना कैसे सीखा, और बहुत सारी चीज़ें जो लाइक आज हम बोल रहे हैं, अभी मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ये जैसे मेरी लैंग्वेज है ये कहाँ से डेवलप हुई, ये भी एंशिएंट टाइम में भी कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करी जाती होगी। और जो मैं अभी आपको स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, ये कोई ना कोई पहले भी जैसे एंशिएंट की स्क्रिप्ट है लाइक वो भी स्क्रिप्ट यूज़ की जाती होगी। तो ये चीज़ें सारी हमें इसकी इम्पोर्टेंस बताती हैं कि ये इम्पोर्टेंस क्या है हमारे एंशिएंट इंडिया की। और जो दूसरा टॉपिक हम इसमें डिस्कस करने हैं वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो फ्रेंड्स, हमारा जो इंडिया है वो हमेशा ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए फेमस है। लाइक इंडिया में अगर हम बात करें, डिफरेंट जियोग्राफिकल टेरेन है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे हमें प्लेन्स दिखाई देते हैं। बट अगर हम जोग्राफिकल यूनिटी की देखें कि हमें टेम्पल हर जगह मिल जाता है, इवन कि डिफरेंट टेरेन्स के बावजूद भी हमें टेम्पल हर जगह मिल जाता है, ये हमारी यूनिटी में डाइवर्सिटी है। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटिकली इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं अभी करंटली मैं बात करूं। बट इन सब डाइवर्सिटी के बावजूद भी हम जो हमारा इंडिया एक सेम कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग फॉलो करते हैं। अगर रिलीजन कल्चर की बात करें, इंडिया में डिफरेंट रिलीजन हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। बट अगर हम बात करें इसकी यूनिटी की तो हम हमारा जो कॉन्सेप्ट है हम सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं। तो इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अगर हम देखें, इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बहुत अच्छा रोल प्ले है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करें तो अगर कुछ फैक्टर्स हैं, हम देखेंगे कि इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी का रीज़न क्या है। तो जो फैक्टर्स हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के फैक्टर्स और रीज़न। तो अगर फ्रेंड्स हम अपने एंशिएंट टाइम की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स यहाँ पे रहते थे। लाइक हम बात करें इंडो ग्रीक, इंडो बैक्टीरियंस, ये सारे जो एथनिक्स ग्रुप थे ये इस तरह से इंटरमिंगल, इस तरह से मिक्सड होकर रहते थे कि इनकी कोई डिफरेंट एरिया या डिफरेंट बाउंड्री नहीं थी। इन्होंने पूरे इंडिया पे अपना इफेक्ट छोड़ा, जिसकी वजह से इंडिया का जो डाइवर्स कल्चर था इन्होंने इसको यूनाइट कर दिया। और आपस में जो इंडिया की, इवन की साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के लोग आपस में एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे के कल्चर को जाना, एक दूसरे की रहन सहन, लाइक पूरी लाइफ को जान के उन्होंने एक दूसरे में मॉडिफिकेशन होगी। तो एक तो जो फर्स्ट फैक्टर है हमारा वो एथनिक ग्रुप्स। जो एथनिक ग्रुप्स की इंटरमिंगलिंग है। और जो सेकंड इसमें फैक्टर्स प्ले करता है, लाइक फ्रेंड्स, जब इंडिया में इन्वेजन्स बहुत हुए हैं, जो इंडिया में इन्वेजन्स हुए हैं, लाइक जो इंडिया में कोई भी इन्वेड करता था वो ऐसा तो है नहीं कि नॉर्थ इंडिया में इन्वेड करता था। तो इंडिया में मोस्टली जो इन्वेडर थे वो इंडिया के कुछ इन्वेडर्स ने तो इंडिया को बहुत मोस्ट रीजन्स को इंडिया के जीता है। तो इंडिया के मोस्ट रीजन जीतने की वजह से उन्होंने जो अपना इफेक्ट छोड़ा वो पूरे ऑल ओवर इंडिया पे छोड़ा। तो इन्वेडर्स ने भी इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। थर्ड था जो हमारा चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट की डेफिनेशन बताऊं तो आपको आर एस शर्मा के हिसाब से चक्रवर्ती सम्राट उनको बोला जाता था जिन लोगों ने इवन कि पूरे इंडिया पे नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, पूरा इंडिया जिन्होंने अपने राज्य में अधीन कर लिया था, जिन्होंने जीता था। लाइक इसमें अशोक का नाम लिया जाता है, चंद्रगुप्त का लिया जाता है। इवन कि अशोक ने कुछ साउथ इंडिया का पार्ट कुछ छोड़ दिया था। तो हम प्रॉपरली अगर अशोक की ना भी बात करें तो ये चीज़ का वो किया जाता है। और इसमें हम अगर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो फोर्थ पॉइंट आता है कि जो हमारे एपिक्स थे, एपिक हैं हमारे जो वैदिक पीरियड में है, रामायण एंड महाभारत।
तो जो हमारे ये एपिक्स हैं, ये वैसे तो ये एपिक्स हमारे नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया में भी काफ़ी फेमस हुए। इनको तमिल में भी लिखा गया, तमिल इवन की और बहुत सारी लैंग्वेज में, मराठी लैंग्वेज में भी इनको लिखा गया। ये एपिक्स ने भी हमारे इंडिया की जो डाइवर्सिटी को यूनाइट करने में काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया। तो हमने इस लेक्चर में पढ़ा इम्पोर्टेंस इसकी, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर हम इसके एविडेंसेस देखें कि हमें क्या बोले कि एविडेंस कैसे मिलते हैं, जो पास्ट में इसके बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। अगर हम फ्रेंड्स एविडेंसेस की बात करें तो जो एविडेंस है, एक तो हमें फर्स्टली एविडेंस मिलता है कि जो, ये ध्यान से मेरी बात सुनना क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो नॉर्थ इंडिया है मोस्टली उसमें आर्यंस लोग थे, जो आर्यंस रहते थे, और उनका जो कल्चर था वो वैदिक कल्चर के नाम से फेमस था। वैदिक कल्चर था नॉर्थ इंडिया में। और अगर साउथ इंडिया में बात करें उसमें द्रविडियन कल्चर था, संगम लिटरेचर भी कहते हैं, उसमें साउथ इंडिया में था। और जो पोस्ट आर्यंस थे वो सबसे पहले साउथ इंडिया में आए थे, नॉर्थ इंडिया में नहीं आए थे। ये इस बात का ध्यान रखना आप कि सबसे पहले जो पोस्ट आर्यंस थे वो साउथ इंडिया में आए थे। तो जो एविडेंस हमें क्या मिलते हैं इसके डाइवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के, तो इसके एविडेंस में ये मिलता है हमें कि जो वैदिक हमारा टेक्स्ट है उसमें जो द्रविडियंस टर्म्स कुछ पाई गई हैं। तो इसमें जो वैदिक टेक्स्ट है वो नॉर्थ इंडिया में था, बट जो द्रविडियन है वो साउथ इंडिया में। जो वैदिक कल्चर में अगर द्रविडियन पाई गया तो मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि ये इंटरमिंगल थे। और इवन कि अगर हम द्रविडियन टेक्स्ट या संगम लिटरेचर पढ़ते हैं उसमें वैदिक टेक्स्ट के कुछ अंश पाए गए हैं, तो इससे हमें एविडेंस इस चीज़ का मिलता है। और फ्रेंड्स इसमें एक न्यू टर्म है जिसमें मुंडा लैंग्वेज है। मुंडा लैंग्वेज ईस्टर्न साइड्स में बोली जाती थी, उसके भी जो कुछ टर्म्स है और टेक्स्ट हैं इसमें वैदिक और द्रविडियन में पाए जाते हैं। तो इंटरमिंगलिंग इसकी होगी। मैं आपको यहाँ पे पहले में लिख देता हूँ मुंडा लैंग्वेज जो ईस्टर्न साइड में पाई जाती थी। और मैं यहाँ पे आपके लिए स्पेशल लिख देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये नॉर्थ इंडिया है, ये साउथ इंडिया है। अगर बात करें हम नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया में जो टेक्स्ट थे उनको वैदिक टेक्स्ट बोला जाता है, और जो साउथ इंडिया में टेक्स्ट थे उनको बोला जाता है संगम। वो तो लिटरेचर है इसका, तो द्रविडियन बोलते हैं इसको, द्रविडियन। और जो लिटरेचर था यहाँ का, जैसे पाली और संस्कृत लैंग्वेज मेनली, संस्कृत हमारे नॉर्थ इंडिया की थी। और अगर बात करूँ इसकी, सॉरी ये 1 नहीं है, 1 ये 2, तो यहाँ की लैंग्वेज की बात करूँ, यहाँ पे संगम लिटरेचर साउथ इंडिया का था। तो आई होप आपको जो हमारे फर्स्ट चैप्टर था ये पूरा अच्छा समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार ओवरव्यू कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस, हमने ये चैप्टर का नेम ही है इम्पोर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो हमने सबसे पहले इम्पोर्टेंस के बारे में जाना कि हमें क्या इम्पोर्टेंस थी हमारी ओल्ड सिविलाइजेशन को जानने की। और उसके बाद हमने डाइवर्सिटी के बारे में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कुछ फैक्टर्स को डिस्कस किया और एविडेंस को डिस्कस किया और रीजंस को भी हमने अच्छे तरह से डिस्कस किया। तो इसमें ये एक थर्ड पॉइंट जो है, मैं आपको उसको थर्ड पॉइंट को उस साइड लिख देता हूँ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसका फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो जो हम थर्ड पॉइंट पढ़ने वाले हैं, रेलेवेंस ऑफ पास्ट टू प्रेजेंट। तो फ्रेंड्स हमने ठीक है सब कुछ पढ़ लिया, एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ लिया हमने। तो हमारी इसमें जो आज का टाइम है, हम तो ये देखेंगे ना कि आज के टाइम पे इसकी क्या रेलेवेंस है, आज के टाइम पे ये चीज़ हमारे लिए कैसे और क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जैसे अगर इसमें हम रेलेवेंस की बात करते हैं, हमें पता है कि हमारी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी, फॉरेस्ट से एग्रीकल्चर तक कैसे शिफ्ट हुआ, जैसे कि हमने इसमें डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स इससे हमें ये भी चीज़ देखने को मिली कि जैसे सोसाइटी में उस टाइम पे ये चीज़ें, जो चीज़ें हमें आज लीनियंटली अवेलेबल हो पा रही हैं, वो उस टाइम पे लीनियंटली अवेलेबल नहीं थी। तो उस टाइम पे उनको क्या ऑब्स्टैकल्स, क्या उनको हार्डर फेस करनी पड़ी, उससे हमें एक होप मिलती है आगे इन्वेंशंस करने की और एक करेज मिलता है। तो जो रेलेवेंस है इसकी, वो हमारे होप एंड करेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
और जो अगर सेकंड चीज़ की बात करूं फ्रेंड्स, तो जैसे इक्वली अगर हमें किसी चीज़ का पास्ट की चीज़ का बेनिफिट है तो इसका लॉस भी हो सकता है, क्योंकि जो पास्ट टाइम पे जो हमारी सोसाइटी थी वो सोसाइटी एक डिवाइडेड सोसाइटी थी। अब अगर कुछ लोग इस सोसाइटी को ऐसे सोचते हैं कि हमें उसी ट्रेडिशन को फॉलो करना है, लाइक हमारी सोसाइटी में बहुत सारी कुरीतियाँ लाइक सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, ये सब हमारी रिलीजियस लेवल पे अगर देखें सोसाइटी को डिवाइड किया गया था और हायरार्की के हिसाब से भी डिवाइड करते थे, तो ये सारी कुरीतियाँ भी हैं। अगर हम देखें कि आज पास्ट में रेलेवेंस इसकी, हमारे प्रेजेंट में इस पास्ट की रेलेवेंस भी है, तो हमें जो हमारे ये ऑब्स्टैकल्स थे, ये हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए जो ये ऑब्स्टैकल्स थे, हमें इसको दूर करना है, तो ताकि हम आज प्रॉपर डेवलपमेंट के रास्ते पे चल सकें। तो ये ऑब्स्टैकल्स को हमें रिमूव करना, यहाँ से सीखना है, क्योंकि एक ना एक जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, हिस्ट्री इज़ द स्टोरी विद मैसेज। तो हमें जो मैसेज इस लेसन से हमें अगर हम ओवर ब्रीफली मैसेज मिलता है कि जो पास्ट है, मान लो कि जो हमारा रिच कल्चर है हम उसको प्रमोट करें, उसको ठीक है, बट जो हमारी सोसाइटी में जो हमारे बैकलॉग, जो सोसाइटी की कुरीतियाँ हैं, जो हमें अच्छे से, जो हमारी डेवलपमेंट के ऑब्स्टैकल्स हैं और हार्डल्स हैं, हमें उनको दूर करने की ट्राई करनी है और उनको फॉलो करते नहीं रहना है, ताकि जो सोसाइटी हमारी डेवलप हो जाए। तो हम इसमें अब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे फ्रेंड्स। आई होप आज राइटिंग अच्छी होगी और आपको लिखा हुआ समझ आ रहा होगा। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एंशंट इंडिया, मॉडर्न हिस्टोरियन ऑफ एंशंट इंडिया। तो इस सेकंड चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक चीज़ देखो फ्रेंड्स, मान लो चलो इंडियंस हैं हम, इंडिया को तो इंडिया की हिस्ट्री जानने की ज़रूरत पड़ी, बट सर ये ब्रिटिश को क्यों जानने की, जो मॉडर्न हिस्टोरियंस थे लाइक कॉलोनियल थे, ब्रिटिश को हमारी हिस्ट्री जानने में क्या इंटरेस्ट था, या इनको क्या ज़रूरत पड़ी कि हमारी इनको हिस्ट्री जानने की ज़रूरत हुई। तो फर्स्टली हमने जैसे लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो ब्रिटिश रूल है, मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया 757 से प्लासी की लड़ाई के बाद, 757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, तब ब्रिटिश रूल आ गया था। तो इसके बाद ब्रिटिश ने इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना चाहा, बट उनके सामने कुछ हार्डल्स आई, लाइक अब जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का तरीका था, जो उनके रूल्स थे, लॉ थे, तो जो मोस्टली हिंदूज थे वो ये कहते थे कि हमारे जो हिंदू कल्चर है, हिंदू कल्चर ट्रेडिशन को फॉलो किया जाए, और जो मुस्लिम्स थे वो कहते थे कि मुस्लिम कल्चर को फॉलो किया जाए। तो जो ये अब ब्रिटिश को इन कल्चर्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, अगर इनको इन लॉ को फॉलो करना है, जब प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, तो इनको हमें पता चलता है कि बेसिकली जो इसकी नीड थी वो क्यों हुई, हम इसमें नीड में डिस्कस करेंगे इसका। तो जो इसकी नीड थी, ब्रिटिश को हमारी हिस्ट्री को, एंशिएंट हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो जो पड़ी फर्स्टली तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में ब्रिटिश को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया हिंदू अपने हिंदू लॉ को फॉलो करना चाहते थे, और जो मुस्लिम्स थे वो अपने मुस्लिम लॉ को फॉलो करना चाहते थे। जैसे ही अब ये 7065 की बात है, जब बंगाल और बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गया था, ये तब की बात है, तो उनमें एडमिनिस्ट्रेशन की थी। तो उसके बाद फ्रेंड जो सेकंड इसकी नीड पड़ी थी, वो जैसे ही 1857 का वॉर हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था सॉरी, और हम नहीं बोल पाएंगे इसको, जो 1857 का रिवॉल्ट था उसने ब्रिटिश की आंखें खोल दी, उसने ब्रिटिश को रियलाइज़ करा दिया कि कहीं ना कहीं इसकी सोसाइटी में क्यों रोष है, और हमें कहीं ना कहीं इनकी एंशंट को, इनकी सोसाइटी को जानने की ज़रूरत है, ताकि हम इनके जो बिहेवियर है उसको समझ सकें। और अल्टीमेट एम तो ब्रिटिश का इसमें मोस्टली हमें पता ही है, अल्टीमेट ये था कि हम लोग इंडिया पे राज करें।
तो अल्टीमेट एम को जो अगर मैं बात करूं एम क्या था, राज करना, तो अल्टीमेट एम को पूरा करने के लिए जो एंशंट उनको एंशंट हिस्ट्री की नीड थी, तो फर्स्टली एडमिनिस्ट्रेशन में और सेकंड रिवोल्ट ने वो एक आई ओपनर था उनके लिए। जो रिवोल्ट था, और जो थर्ड इनको नीड थी वो जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जो फ्रेंड्स स्पेलिंग में भी गलत हो गया तो आप देख लेना। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो जैसे ब्रिटिश इंडिया इज़ ए ब्रिटिश कॉलोनी उस टाइम पे, तो क्रिश्चियन मिशनरी ये चाहते थे कि हम क्रिश्चियंस को इंडिया में स्प्रेड करें। तो हमें अगर किसी भी चीज़ को कोई स्प्रेड करना है तो हमें उनको, वो ऑलरेडी उन लोगों के पास जैसे हिंदू रिलीजन है, हिंदू चीज़ है, तो वो उस चीज़ को अगर जब तक वो उस चीज़ को अपनी चीज़ को सुपीरियर नहीं उसके सामने बताएंगे तो वो कैसे उसको फॉलो करेंगे लोग। तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने ये चीज़ उनको ज़रूरत थी कि कोई ना कोई उनको वल्नरेबल पॉइंट ढूंढे, वल्नरेबल और वीक पॉइंट। अगर हम एंशंट हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो हमें कोई ना कोई वल्नरेबल और वीक पॉइंट मिलेगा, तो हम यानी कि अपना रिलीजन उसमें स्प्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो कुछ कारणस थे जो ब्रिटिशर्स को एंशंट हिस्ट्री को रीडेवलप करने के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने ब्रिटिश हिस्ट्री को रीडेवलप किया। तो फ्रेंड्स हम इसमें दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे कॉलोनियस्ट एंड इट्स जर्नलाइजेशन। जैसे ये फर्स्ट पार्ट था हमारा नीड वाला, और हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कॉलोनियलिस्ट एंड हिज जर्नलाइजेशन। तो फ्रेंड बहुत सारे कॉलोनियस्ट हुए जिन्होंने अपनी बहुत सारी एंशंट हिस्ट्री को जिन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया और एंशंट हिस्ट्री के रिगार्डिंग अपनी जर्नलाइजेशन दी। बट जो इनका मेन मोटो था जर्नलाइजेशन में वो था कि इंडियन कल्चर को किसी तरीके से हमें उस कल्चर को मेलिफाइड करना है, उसको रॉन्ग प्रूफ करना है, या उनको ये चीज़ रियलाइज़ करवानी है कि वो लोग खुद इंडिपेंडेंट नहीं है, जब वो अपने ऊपर पॉलिटिकली इतने स्ट्रांग नहीं है, ताकि उनका जो मेनली मोटो था कि जो ब्रिटिश का रूल करने का वो मोटो फुलफ़िल हो जाए। तो हम कुछ कॉलोनियलिस्ट के नाम इसमें अगर देखें तो नाम मेंशन कर सकते हैं कि सर विलियम्स जोन्स थे, और अगर हम सेकंड देखें एफ मैक्स म्यूलर, और थर्ड स्मिथ। अगर हम इनके टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1746 से 94 के अप्रॉक्स, और ये 1823 के अप्रॉक्स थे। ये स्मिथ ने जो की थी वो 1904 में। तो फ्रेंड्स जो ये कॉलोनियलिस्ट थे, इन्होंने इंडियन एंशंट हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया, और अपनी कुछ रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद, तो फर्स्टली अगर हम बात करूँ ये सारे ब्रिटिशर थे। इनको जैसे अब इंडिया के जो टेक्स्ट थे मेनली इंडिया की एंशंट लिटरेचर में लिखे हुए थे, तो इनको वो चीज़ समझ में नहीं आती थी। फर्स्टली इनका जो टास्क था वो कन्वर्ट करना इंग्लिश में। तो कुछ जो टेक्स्ट है अपने एंशंट इंडिया के वो इन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट किए, जिसमें हम अगर बोल सकें मनुस्मृति को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया सबसे पहले 1776 में। और फिर जो इंडिया के टेक्स्ट थे, जो कालिदास की अभिज्ञान शकुंतला थी, अभिजनन शकुंतलम, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया।
1789 में। कालिदास की ये बुक है अभिज्ञान शकुंतलम। और जो अगर मैं बात करूं भगवत गीता को 1785 में। तो फ्रेंड्स इसको कई बार क्वेश्चंस आ जाता है, आप इनकी डेट को ये ध्यान में रख लो कि ये चीज़ें को इनको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था इस डेट में। और कुछ इस टाइम पे कुछ सोसाइटी भी बनाई गई थी, जैसे सोसाइटी ऑफ बंगाल, सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, और अगर हम बात करें सोसाइटी ऑफ लंदन भी इसमें बनाई गई थी। तो इनकी मैं आपको डेट मेंशन कर देता हूँ, ये भी कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो सोसाइटी ऑफ बॉम्बे है, बंगाल, और इनकी क्रोनोलॉजी भी आ जाती है कि कौन सी पहले बनाई गई थी या कौन सी बाद में बनाई गई थी। सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, और जो थर्ड में बात करूँगा मैं सोसाइटी ऑफ लंदन। तो फ्रेंड्स अगर मैं बंगाल की सोसाइटी की बात करूँ तो सोसाइटी ऑफ बंगाल जो बनाई गई थी वो 1784 में बनाई गई थी, और जो बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी है वो 1804। ये 1784, ये 1804। और अगर मैं सोसाइटी ऑफ लंदन की बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो जो इसका टाइम पीरियड था एशियक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं इसको, उसको 1823 में बनाया गया था। ये कुछ क्वेश्चंस, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको इसके साथ इसलिए बताएं क्योंकि ये फैक्ट्स का मे भी क्रोनोलॉजी की आ जाती है, या इनकी डेट भी कई बार पूछ ली जाती है। तो अब मैं इनकी मोस्टली जो जनरलाइजेशन थी उनके बारे में डिस्कस करूँगा कि कैसे ये ब्रिटिशर्स क्या जनरलाइजेशन देके अपने एम को सक्सेस करना चाहते थे। तो हमने इनका एम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ब्रिटिशर्स का मेन एम था रूल करना, तो रूल करने के लिए इन्होंने कुछ जनरलाइजेशन दी। लाइक अगर मैं बात करूँगा विलियम्स की, तो इन्होंने एम्फेसिस किया था कि यूरोपियन लैंग्वेज, उन्होंने जो विलियम्स थे इन्होंने मोस्टली बोला कि जो यूरोपियन लैंग्वेजेस है ना वो मोस्टली सिमिलर है संस्कृत के, क्योंकि वहाँ पे इंडिया में संस्कृत बोली जाती है और संस्कृत की और इरानियन लैंग्वेज के सिमिलर हैं। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी इंडिया की लैंग्वेज में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो और जो सेकंड थे एफ मैक्स मुलर, तो इनकी बात करूँ तो इन्होंने जो रिवॉल्ट्स हुआ था और जो क्रिश्चियन की डिमांड थी, तो रिवॉल्ट्स की डिमांड और क्रिश्चियन की डिमांड थी कि जो एंशंट हिस्ट्री है उसको रिकॉन्स्ट्रक्ट करना है। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए इन्होंने जो जनरलाइजेशन दी थी वो इन्होंने बोला कि जो एंशंट हिस्ट्री है, मैक्स की कुछ जनरलाइजेशन मैं लिख देता हूँ। जो फर्स्ट जनरलाइजेशन थी कि जो एंशंट हिस्ट्री है ना इंडिया की, उसकी कोई सेंस नहीं है, वो नो सेंस है, उसकी कोई सेंस नहीं है और उसकी कोई क्रोनोलॉजी नहीं है। इन्होंने बोला कि जो इंडिया की हिस्ट्री है उसकी ना तो कोई सेंस बनती है ना कोई क्रोनोलॉजी है। और जो इसमें दूसरा उन्होंने जनरलाइजेशन दी वो दी कि ये लोग जो इंडिया के जो मोस्टली रूलर्स थे वो डेस्पोटिक थे, यानी कि तानाशाह रूलर थे, और इंडिया के जो लोग हैं उनको डेस्पोटिक रूलर्स की आदत पड़ गई है। और जो इंडिया की उन्होंने सोसाइटी के बारे में भी काफ़ी बोला कि जो इंडिया की कास्टिज़म की सोसाइटी वो एक डिवाइडेड सोसाइटी है, वो स्टैग्नेशन का काम करती है जो डेवलपमेंट में बहुत बुरा रोल प्ले करता है, और इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं, लाइक वीमेंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह की बात की गई है। तो उसके बाद क्या है कि जो इंडिया है वो इन्होंने फोर्थ चीज़ बोली कि जो इंडिया में कोई भी जो सेल्फ गवर्नमेंट और नेशनलहुड इंडिया में कभी इनको फेस किया ही नहीं, यानी कि इन्होंने देखा ही नहीं कि सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, ना इनको रूल करना आता है। तो अल्टीमेट एम ये था कि ये लोग क्या बिलीव करते हैं, ये लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ फोकस हो जाएं। नेक्स्ट वर्ड इसमें बोला गया लाइक स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, और जो इनका वर्ल्ड है उन पे रूल करें ब्रिटिश।
यानी कि इस वर्ल्ड पे हम रूल करें और ये नेक्स्ट वर्ल्ड यानी कि स्पिरिचुअलिज्म की तरफ फोकस हो जाएं, जहाँ इनको हमने एक तरह से तुच्छ समझ के इनको वो कर दिया कि इनकी कैपेबिलिटी पे एक तरह से सवाल कर दिया कि इनके पास वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि ये अपना सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नमेंट कर सकते हैं। तो अभी जो हमारे नेक्स्ट थे स्मिथ ने भी इनके ऊपर कुछ अपनी जनरलाइजेशन दी थी। तो हम स्मिथ के बारे में अगर बताऊं तो स्मिथ ऑलरेडी हमें पता है कि प्रो इम्पीरियलिस्ट थे। प्रो इम्पीरियलिस्ट कौन लोग होते हैं? प्रो इम्पीरियलिस्ट वो लोग होते हैं जो मोस्टली अगर हम बात करते हैं कि अपने एम्पायर की बिल्डिंग के लिए ही काम करते हैं और जिनको जो चाहते हैं कि हमारा एम्पायर ही मैक्सिमम एरिया तक वाइडली फैल जाए। तो इन्होंने बात की कि इंडिया जो, अगर मैं स्मिथ की बात यहाँ पे लिख देता हूँ, स्मिथ ने बात की थी कि इंडिया में अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया था और जो मैक्सिमम जो इसने एक बुक भी लिखी थी उसका 1/3 पार्ट इसने उसके अलेक्जेंडर के जो इन्वेजन के बारे में ही लिखा कि जो फॉरेनर थे इन्वेडर्स वो इंडिया में बहुत आए और इंडिया में हमेशा ही फॉरेनर्स ने रूल किया है कि इंडिया ने बिल्कुल भी नहीं किया है। ये उसकी जनरलाइजेशन थी। और जो सेकंड जनरलाइजेशन थी उन्होंने भी ये बोला कि ये डेस्पोटिज्म की लैंड है और इसमें कोई वो भी बिल्कुल भी पॉलिटिकल यूनिटी वगैरह नहीं है। तो ये एक डेस्पोटिज्म है, यहाँ पे डेस्पोटिज्म बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल भी इसमें कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है। और जो थर्ड इन्होंने बोला कि जो ऑटोक्रेसी है जो इंडिया के एक तरीके से ब्लड में है। तो अगर बात करें कि इंडिया को ऑटोक्रेसी की आदत है, इंडिया को कोई डेमोक्रेसी की आदत नहीं है, तो इंडिया के ब्लड में ही ऑटोक्रेसी है। तो इस जो अभी हमने फैक्टर डिस्कस किए इससे हमें फ्रेंड आप चाहें तो नोट कर सकते हैं क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा। अभी तक हमने जो ये फैक्टर डिस्कस किए हमने इसमें डिस्कस किया कि ब्रिटिशर्स थे, उनका जो एम था रूल करना। अब उनको रूल करने में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो क्या थी कि उनको इंडिया के जो कल्चर के बारे में नहीं पता था, तो वो इंडिया पर रूल कैसे करते। इसीलिए उन्होंने इंडिया के एंशंट कल्चर को रिकन्स्ट्रक्ट करने की सोची। तो रिकन्स्ट्रक्ट जब उन्होंने किया तो उन्होंने कुछ अपनी जनरलाइजेशन दी अपने हिसाब से। तो जो अपने हिसाब से उन्होंने जनरलाइजेशन दी तो उन्होंने इंडिया को सोचा कि इसको जितना मैलिफाइड किया जाए, जिसको जितना इनको दुत्कारा जाए, जितना इनको रॉन्ग बोला जाए, इनको इनकैपेबल घोषित किया जाए, उतना ही हमारे ब्रिटिश रूल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके ऊपर अब हम बात करेंगे कि जैसे ब्रिटिशर्स ने तो ये कर दिया, एंशिएंट हिस्ट्री डेवलप कर दी, तो उसके बाद हमारा आगे निकल के आता है नेशनलिस्ट एक्शन। तो सर यहाँ पे जैसे इंडिया में भी तो कुछ इंटेलेक्चुअल लोग थे, कुछ स्कॉलर्स थे जिनको ये ब्रिटिशर्स की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और उनको इस बात पे बहुत गुस्सा आया कि उनके पास्ट के बारे में ब्रिटिशर्स ने इतना बुरा बोला। तो उन्होंने अब जब ब्रिटिशर्स ने ये बोल दिया तो उनको एक तरीके से अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो उनको बहुत गुस्सा आया, वो इरिटेट हो गए, जो स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग तो अपनी जो हिस्ट्री है उसको हम लोग अपनी हिस्ट्री को खुद रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे, खुद रिवाइव करेंगे। तो उन्होंने खुद अपने उस पर हिस्ट्री को रिवाइव करने की सोची। जो इसमें मोस्टली पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात की गई है क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री ही एक ऐसी हिस्ट्री थी जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इनकैपेबल शो कर दिया था और ये बोला था कि वो इनकैपेबल थे और इसीलिए हमारे रूल्स की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स जो हिस्ट्री इन्होंने रिवाइव करने की सोची और जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, दूसरी साइड क्रिश्चियन मिशनरीज भी बहुत अपना रिलीजन था उसको स्प्रेड कर रहे थे। तो इन्होंने दोबारा हिंदुइज़्म को वापस रिवाइवल करने की सोची। इन्होंने सोचा कि हिस्ट्री को हम रिवाइवल करेंगे, पॉलिटी को और हिंदुइज़्म को भी सोचेंगे। और इन्होंने कुछ जैसे जो ब्रिटिशर्स ने कुछ जनरलाइजेशन दी थी, इन्होंने भी कुछ अपनी जनरलाइजेशन दी और जो ब्रिटिश के पॉइंट्स थे उनको इन्होंने काउंटर किया। लाइक अगर ब्रिटिशर्स ने बोला था कि तुम्हारे कास्ट सिस्टम है, तो हमारे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने भी ये बोला कि अगर हमारे यहाँ पे आप कास्ट सिस्टम बोलते हो तो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या कास्ट सिस्टम नहीं है।
तो कास्ट सिस्टम कैसे है सर हमारे यहाँ? तो उन्होंने बताया कि जैसे आप प्री इंडस्ट्रियल एरा की बात करते हो, तो जो लेबर्स हैं तो आप उनको वैसे ट्रीट नहीं करते, आप उनको कोई अनटचेबल, उनको लो कास्ट की तरह ट्रीट करते हो। तो ये भी तो एक कास्ट सिस्टम की टाइप है। और दूसरा, हमारे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने बोला कि आप हमारे पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करते हो, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी बहुत सारी एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी। अगर आप देखो, आपने यहाँ पे हमारी पॉलिटी के ऊपर सवाल उठाया कि पॉलिटिकली हम इतने स्ट्रांग नहीं है, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखो, आप अशोका को एडमिनिस्ट्रेशन को देख लो, उनके ऊपर उन्होंने कई बुक्स और कुछ टेक्स्ट भी लिखे जिसको उन्होंने प्रूफ किया। फिर उन्होंने बोला कि स्मिथ ने अलेक्जेंडर की बात तो कर दी, स्मिथ ने बोला कि अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया था, तो अलेक्जेंडर इन्वेजन करता है, तुम्हारे इंडिया पे इन्वेडर्स का ही हमेशा राज रहा है। तो फिर इन्होंने बोला कि अलेक्जेंडर की बात क्यों करते हो सर, तुम पोरस की भी तो बात करो, पोरस ने भी तो उसके साथ, जो पोरस के साथ उनकी डिस्कस हुई उसकी भी तो बात करो, और तुम चंद्रगुप्त की भी तो बात करो जिसने वेस्टर्न प्रोविंस को जिसने वेस्टर्न प्रोविंस को वो सेकुलस से जीता था, तो उसकी भी तो तुम बात कर सकते हो। तो फिर उसके बाद जैसे ही इन्होंने डेस्पोटिज्म के लिए बोला था, तो जो हमारे कुछ स्कॉलर्स थे लाइक के पी जायसवाल, इन्होंने डेस्पोटिज्म को भी एक मिथ बोल दिया कि, और बोला कि हमारे यहाँ पे भी रिपब्लिक एग्जिस्ट करता है। तो उन्होंने पॉइंट रखा था डेस्पोटिज्म का, उसको भी बोला कि हमारे यहाँ भी रिपब्लिक एग्जिस्ट करता था, और इन्होंने इस पॉइंट को भी काउंटर कर दिया। अब जो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ साथ इसका जो शिफ्ट था वो चेंज हुआ सोशल, इकोनॉमिक और कल्चर पे भी। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो हमारे स्कॉलर्स थे उन्होंने उनको जो ब्रिटिशर्स की जो जनरलाइजेशन थी उनको जवाब देने के लिए अपनी ये खुद रिकन्स्ट्रक्ट हिस्ट्री की, और इस हिसाब से उन्होंने उसका जवाब दिया। तो पहले हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री रिवाइव की गई, उसके बाद जो सोशल इकोनॉमिकल कल्चर ये हमारी थी, तो हमने उसके बाद इनको रिवाइव किया। बट अगर मैं बात करूँ ओवरऑल बैलेंस्ड व्यू की, तो हमारे जो कुछ राइटर्स हैं, मैं उनकी बात करता हूँ, तो कुछ उनका जो व्यू है, इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, अगर आप उतारना चाहें उतार सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे बीच में ही लिख देता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली जो हम अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें, इंडियन सोसाइटी की जो डेवलपमेंट का जो मेन ऑब्स्टेकल था, वो इंडियन सोसाइटी के कुछ जो डिविजिव फैक्टर्स थे, लाइक कास्ट, रिलीजन, जो हमारे इंडियन सोसाइटी के ये कुछ डिसीजिव फैक्टर थे जिनकी वजह से इंडिया को, मतलब एक तरीके से जो कुछ लोग थे जो ओल्ड एंशिएंट पास्ट को ही ग्लोरी अपनी मानते थे, और उन्होंने बिल्कुल भी मतलब चेंज होके जो लाइक अभी 21st सेंचुरी आ गया, तो उनकी तरह उन्होंने नहीं सोचा, और वो लोग अपने पास्ट को ही ग्लोरी मानते, डेवलप नहीं हुए। तो उनकी जो अंडर डेवलपमेंट, जो मैं बोलूँ कि मेनली अंडर डेवलपमेंट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन करेक्टर। तो जो उन लोगों का ये करेक्टर था, तो उन लोगों के करेक्टर की वजह से ही जो अंडर डेवलपमेंट है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट बन गई। तो इसलिए जो इंडिया है, मतलब उस टाइम पे इतना इवॉल्व नहीं हो पाया। तो हमारी जो अप्रोच थी इस टाइम पे, अगर हम कुछ वो करना चाहिए कि इसको एक हमारा जो व्यू था, हमें एक बैलेंस व्यू को लेके चलना चाहिए, और हमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव व्यू था उसको हमें वो चीज़ ऑब्जेक्टिव व्यू और बैलेंस्ड व्यू पे फोकस करना चाहिए था, ताकि हम इसके साथ कंटिन्यू हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो डेवलपमेंट है वो स्टैग्नेंट ना हो, और साथ साथ रिवाइव कर पाए। बट अगर मैं अभी मॉडर्न इंडिया की बात करूँ, अभी हम लोग बहुत अच्छा रिवाइव करने पे आ गए हैं। हमारे जो ये चीज़ें थी धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। कोई भी चीज़ एक टाइम पे कम नहीं होती, बट धीरे धीरे चेंज
आ रहा है और हम लोग और डेवलप की तरफ जा रहे हैं। अब हम फ्रेंड्स इसमें अपना तीसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने बोला था कि हम हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। अगर मैं इसको दोबारा आपके लिए सम करके देखूँ, जो मॉडर्न हिस्टोरियंस थे एंशंट इंडिया के, जो एंशंट इंडिया में जो मॉडर्न थे उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी, उनको नीड थी, जो फर्स्टली तो उनको नीड पड़ी थी कि हमारे जो 1857 का वॉर हुआ था उसके लिए उनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में उनको प्रॉब्लम आई थी। फिर जो 1857 का जो वॉर हुआ था और क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनके लिए उनको सोशलिज्म पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। तो उसके बाद उन्होंने कुछ जो हमारे कॉलोनियलिस्ट थे उनके हमने नाम दिए, तो उन्होंने फिर कुछ जनरलाइजेशन दी जिसमें उनका एम था कि हमारे जो इंडिया है, इंडिया को वो मैलिफाइड करके और इनकैपेबल घोषित करके वो लोग अपना खुद राज कर सकें। तो उसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ करी। बट कुछ हमारे फिर नेशनलिस्ट की बात आई, कुछ नेशनलिस्ट ने क्या किया, कुछ नेशनलिस्ट वो गुस्से में आ गए और उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने खुद एंशंट हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने की सोची और जो एक एक पॉइंट उनके काउंटर किए। उसके बाद हमारे यहाँ पॉलिटिकल के साथ साथ सोशो इकोनॉमिक और कल्चर हिस्ट्री को भी रिवाइव किया गया। बट उसमें हमारी जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसमें सोसाइटी में हमारे कुछ जो डिविजिव फैक्टर्स थे वो भी हमें मिले। तो मैं उनका बैलेंस्ड व्यू लेके चलने का, उसके लास्ट में हमने पढ़ा कि हमें एक सोसाइटी को एक व्यू को फॉलो करते हुए अपनी जो हमारी प्रोग्रेस का एक बड़ा ऑब्स्टैकल्स थे, कुछ लोग उनको ही फॉलो करते हैं, बट हमें उससे दूर होकर एक बैलेंस्ड व्यू को सोचना चाहिए और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है मेनली डेवलपमेंट, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अब फ्रेंड्स हम लोग जो मेनली पढ़ने वाले हैं वो हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमारा 3rd चैप्टर था, हमने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था। हिस्टोरिकल सोर्सेज। तो मैं आपको एक, जैसे हमने इतनी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी, हमने ये देखा कि ये टेक्स्ट में ये इनके जो सोर्सेज हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, हमने कहाँ से हमें हिस्ट्री हमने डिफाइन होती है, इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर हम हिस्टोरिकल चैप्टर्स को डिवाइड करने की बात करें, हम इसको 2 टाइप्स में हिस्टोरिकल चैप्टर सोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है लिटरेरी टेक्स्ट। लिटरेरी का सोर्सेज लिखते हैं, आगे टेक्स्ट आएगा इसमें, जो लिटरेरी सोर्सेज थे। और जो सेकंड चीज़ इसमें आती है वो आती है आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इनमें डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उनमें हमें एक जो लिटरेचर यानी कि हमें कोई लिखा हुआ कुछ मिला है जिसको हम पढ़ के समझ पाए हैं कि ये चीज़ हमारी हिस्ट्री में होती थी। और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, इसमें मेनली हमने जो आर्कियोलॉजिकल, जैसे अब सर्वे ऑफ इंडिया भी है, तो हम क्या करते हैं इसमें जो अपने ग्राउंड वगैरह की वो करते हैं, खुदाई करते हैं, उसमें हमें पता चलता है, उसके सोर्सेज एविडेंसेस मिलते हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारी एंशिएंट हिस्ट्री कैसी रही होगी। अगर हम इसकी सब डिवीज़न करें, आगे फर्दर डिवीज़न हम इसको कर सकते हैं। तो लिटरेरी रिसोर्सेज में हम डिवीज़न करते हैं, एक तो जो लिटरेरी रिसोर्सेज हैं इसमें हम ये कह सकते हैं कि फर्स्टली तो इंडिजिनियस, और यहाँ पे लिख सकते हैं फॉरेनर। सेम ही हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को भी हम इन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंडिजिनस और फॉरेनर। तो फ्रेंड्स अब अगर हमें पता चल गया इंडिजिनस वो चीज़ है जिसका सोर्स हमारे इंडिया में ही पाया गया, फॉरेनर्स वो जिनका सोर्स आउटसाइड से हमारे इंडिया से हमें पता चला है। तो अगर हम बात करें इंडिजिनस रिसोर्सेज की, इंडिजिनस सोर्सेज को हम आगे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे सेकुलर टेक्स्ट। अच्छा, तो जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं वो होते हैं जो एक पार्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हैं, और जो सेकुलर टेक्स्ट होते हैं वो किसी पार्टिकुलर रिलीजन को नहीं बिलोंग करते, जबकि वे सेकुलर होते हैं। तो अगर मैं रिलीजियस टेक्स्ट को आगे फर्दर डिवाइड करूं, रिलीजियस टेक्स्ट को हम 3 तरीके से फर्दर डिवाइड कर सकते हैं।
हिंदू टेक्स्ट भी बोल सकते हैं इसको, या हम इसको ब्राह्मणिकल टेक्स्ट भी बोल सकते हैं। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट भी उसको बोल सकते हैं। दूसरा हम इसको डिवाइड कर सकते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। थर्ड हम कर सकते हैं इसको जैनिज्म टेक्स्ट। तो ये जो रिलीजियस टेक्स्ट है मेनली 3 टाइप्स के यहाँ पे पाए जाते हैं, हिंदू टेक्स्ट और बुद्धिस्ट टेक्स्ट, और ये हमारे थर्ड होते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं जैनिस्ट टेक्स्ट। तो अगर हम फर्दर सब डिवीज़न की बात करते हैं, जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, श्रुति और स्मृति। तो फ्रेंड्स जो मेनली क्वेश्चंस आ जाता है कि श्रुति क्या चीज़ है और स्मृति क्या चीज़ है, इनमें क्या डिफरेंस है, तो आप हमेशा याद रखना कि जो श्रुति है वो अनक्वेश्चनेबल है, जिसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, जिसके प्रॉपर एविडेंस हमारे पास हैं। स्मृति वो चीज़ होती है जो एक मतलब जिसमें चेंज किया जा सकता है। लाइक हम कहते हैं कि हमारी हिस्ट्री जो कोई भी रिकन्स्ट्रक्ट करता है उसके हिसाब से थोड़ी थोड़ी मॉडिफाई होती जाती है, तो हिस्ट्री ऐसे कुछ मॉडिफाई हुई भी है, तो हम वो टेक्स्ट स्मृति में लेते हैं। अगर मैं श्रुति की बात करूं तो श्रुति में हमारे वेदास, मैं आपको लिख दूंगा, वेदास हो गए, ब्राह्मणास हो गए, अरंक्यास हो गए, उपनिषदास हो गए, तो वो श्रुति में आते हैं। जैसे हमारे वेदास हो गए, ब्राह्मणास हो गए, अरंक्यास हो गए, उपनिषदास हो गए, तो ये सारी चीज़ें हमारी श्रुति में आती हैं। लाइक अगर हम वेद की बात करें तो 4 वेद हमारे जो श्रुति में लिखे गए हैं। 4 वेद में लाइक ऋग्वेद सबसे ओल्ड वेद है, जिसको ऋग्वेद भी कहा जाता है। जो ऋग्वेद में मोस्टली इंक्लूडेड है वो प्रेयर्स वगैरह इंक्लूडेड है। आप फर्स्टली मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं इसमें लिख शायद नहीं पा रहा हूँ, बट आप इसको ध्यान से सुन के नोट कर सकते हो, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो श्रुति है लाइक वेदास हो गए, ब्राह्मणास हो गए, अरंक्यास हो गए, उपनिषदास हो गए, तो ये टेक्स्ट हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें श्रुति में वेदास की, तो वेदास 4 टाइप्स के हैं। तो 4 टाइप के वेदास की मैं बात कर देता हूँ यहाँ पे। मैं इसको ऋग्वेद बोल सकता हूँ, सामवेद बोल सकता हूँ, यजुर्वेद बोल सकता हूँ, अथर्ववेद बोल सकता हूँ। और जो मेरा ये वेद है ये पर्टिकुलर इनमें मैटर्स है। लाइक अगर मैं प्रेयर्स वगैरह की बात करूँ तो ऋग्वेदा में प्रेयर्स वगैरह का जिक्र किया गया है। अगर सामवेदा की बात करूँ इसमें म्यूज़िक वगैरह का जिक्र किया गया है। अगर मैं इसमें यजुर्वेदा की बात करता हूँ तो यजुर्वेदा में हमारे रिचुअल्स वगैरह का जिक्र किया गया है, हमारे जो रिचुअल्स हैं। और जो अथर्ववेदा इसमें मैजिक की बात की गई है। तो ये क्वेश्चंस भी आ चुके हैं कि मैजिक की बात किस में की गई है, या प्रेयर्स की बात, रिचुअल्स की बात, या म्यूज़िक की बात किस में की गई है। तो आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही प्यार से एक नोट्स बना लेना। तो उसके बाद हम जैसे ब्राह्मणास, उपनिषदास में क्या होता है, उपनिषदास में फिलॉसफीज़ होती हैं। लाइक जो फिलॉसफीज़ हैं हमारी, तो उसमें उपनिषदा में हमारी डिस्कस की गई हैं। नेक्स्ट हम अगर स्मृति के बारे में बात करते हैं तो इसमें बोला कि इसमें कोई भी चेंज किया जा सकता है। ये मे बी इसमें चेंज पॉसिबल है और टाइम के हिसाब से चेंज हुआ है। तो हम स्मृति में हमने क्या क्या इंक्लूडेड किया है, स्मृति में हमने लाइक सूत्रास, स्मृतिज, एपिक्स और पुराण्स। इसमें स्मृतिज हो गया, एपिक्स हो गया। एपिक्स में हम क्या इंक्लूडेड करते हैं, रामायण एंड महाभारत। और उसके बाद नेक्स्ट जो बात करूँ मैं एपिक्स के बाद पुराण्स, कुछ पुराण्स हैं जो इसमें हम स्मृति में इंक्लूडेड कर। तो फ्रेंड्स हमें ये रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में अच्छे से आई थिंक समझ आया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे बुद्धिस्ट टेक्स्ट की। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट को हम मेनली 2 टेक्स्ट में डिवाइड किया गया है। एक है पाली टेक्स्ट, एक है अनुपाली टेक्स्ट। और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेनली रोल है जतकास का। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो पाली टेक्स्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट में आता है, क्वेश्चन भी आया हुआ है। और जतकास क्या होते हैं, ये स्टोरीज होती हैं बुद्धिज़्म की, जिनको बुद्धिज़्म के उसमें मेंशन किया गया है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे जतका किससे रिलेटेड है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है।
तो अगर हम जैनिज़्म की बात करते हैं अब थर्ड टेक्स्ट में, जैनिज़्म में हमें रिलीजियस और सोशल कंडीशन बताई गई उस टाइम की, और धर्मशास्त्र जो हमारा सेकुलर लिटरेचर है उसके बारे में बताया गया है। हमें सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताया गया है, और जो हमारा धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र मतलब धर्मशास्त्र इकोनॉमिक धर्मशास्त्र का मतलब होता है हमारा सेकुलर लिटरेचर। तो सेकुलर लिटरेचर के बारे में बताया गया है, धर्मशास्त्र के बारे में बताया गया जैनिज्म में। अभी हमारा जो दूसरा पार्ट आ जाता है, इसको हम रब कर देते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये पोर्शन। सॉरी, मेरे को ये भी मिटाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, सेम ही है वो, यहाँ पे मुझे लिखने में हेल्प होगी। जो अब हम करेंगे सेकुलर टेक्स्ट की बात, तो जो सेकुलर टेक्स्ट है वो किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करता है। तो उसको हम अगर डिवाइड करना चाहें, सेकुलर टेक्स्ट को हमने डिवाइड किया है हिस्टोरिकल टेक्स्ट, सेमी हिस्टोरिकल और बायोग्राफीज। तो फ्रेंड्स, जो ये टेक्स्ट थे हमने इसमें ऑलरेडी किया है कि हिस्टोरिकल टेक्स्ट में क्या आता है और सेमी हिस्टोरिकल में क्या आता है और बायोग्राफीज़ में क्या आता है, जैसे इनके नेम से ही हमें पता चलता है। बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे ऊपर क्वेश्चंस आए गए हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे अब कुछ हिस्टोरिकल टेक्स्ट की बात करूँ तो इसमें अर्थशास्त्र है, जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नाम की जो इकोनॉमिक्स के ऊपर बुक है वो इस टाइम पे लिखी गई थी। जो कौटिल्य थे, चाणक्य भी इनको बोला जाता है, चंद्रगुप्त के टाइम पे ये चाणक्य थे। जो इनका जो मोस्टली टाइम पीरियड है, अगर मैं बात करूं तो फोर्थ सेंचुरी का इनका टाइम पीरियड है। और जो सेकंड टेक्स्ट की बात करूंगा वो कल्हाना की राजतरंगिणी की बात करता हूं मैं, जो कल्हान ने लिखी थी राजतरंगिणी। और जो थर्ड टेक्स्ट की इसमें हम बात करते हैं वो, पहले मैं इसकी बात कर देता हूँ। ये 12 AD में लिखी गई थी, और जो ये राजतरंगिणी थी ये भी इनके बीच में, ये किंग ऑफ कश्मीर के बीच की बायोग्राफी है, ये किंग ऑफ कश्मीर की। ये 12 AD में लिखी गई थी, आप नोट कर सकते हैं। और जो राजतरंगिणी है ये कल्हान कश्मीर के किंग थे, तो उनकी बायोग्राफी के बारे में ही इसमें लिखा गया है। और एक थर्ड नाम पे एक बुक आती है जो मोस्टली इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाचा नामा बुक किसने लिखी थी, जो अली बिन हामिद हैं, अली बिन हामिद। अली बिन हामिद ने ये बुक लिखी थी जिसका नाम है चाचा नामा। ये जब उसने सिंध पे विक्ट्री करी थी तो उसके बाद ये बुक लिखी गई थी कि जो हमारा कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम, उसने सिंध पे विक्ट्री करने के लिए ही ये बुक लिखी गई थी। तो इसको अगर सिंध पे विक्ट्री की है तो उसका नाम, एक दूसरा नाम भी है, उसको फतेहनामा ए सिंध भी बोलते हैं। अगर इसको बुक को बोलें, चाचा नामा को, फतेहनामा ये सिंध, यानी कि सिंध के ऊपर विक्ट्री, जो मोहम्मद बिन कासिम ने विक्ट्री की थी, ये उस विक्ट्री को दर्शाता है। और जो अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट की, तो उसमें भी हमारी कुछ बुक्स हैं। एक दो पाणिनि की अष्टाध्याय, कालिदास की मलविंग का मित्रा, और विशाखा दत्ता की मुद्रा राक्षसा, एक प्ले है जो। और ये फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं तो मुझको आपके लिए लिखने तो पड़ेंगे। ये पाणिनि की अष्टाध्याय,
आप इनमें स्पेलिंग देख लेना फ्रेंड्स, समटाइम्स स्पेलिंग का वो हो जाता है। और जो पाणिनि की अष्टाध्याय है उसमें वो पॉलिटिकल लाइट डाली गई है, जो मॉडर्न पॉलिटिकल कैसा था, मतलब मॉडर्न टाइम में जो पॉलिटिकल एंगल कैसा था। और जो उसके बाद मालविका मित्रा है, कालिदास की बुक है, जो एक ड्रामा प्ले है, जो ड्रामा प्ले होने के साथ साथ जो शुंगा डायनेस्टी है उसको उसके टाइम पे ये लिखा, उसके टाइम की बात की गई है। एक ड्रामा है ये प्ले, इसको प्ले भी बोलते हैं, इसका नाम है अभिजनन शकुंतला। तो फ्रेंड्स हमने ये पहले अभी भी अपने इस लेक्चर में पढ़ा है, तो आपने वो देखो ये कहाँ पे हमने पढ़ा है कि इसको इंग्लिश में कब कन्वर्ट किया गया था, उस टाइम पे हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। तो अगर हम थर्ड बात करें तो विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षसा है वो बुक है, वो है विशाख दत्त की, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षसा लिखी थी। आप इसकी स्पेलिंग फ्रेंड लिख सकते हैं आप MUDRARAKSHAS, मुद्रा राक्षसा। तो जो ये बुक है ये भी डिस्क्रिप्शन देती है चंद्रगुप्त मौर्य की टाइम की। और जो मैं अगर बायोग्राफिकल टेक्स्ट की बात करूं तो बायोग्राफिकल टेक्स्ट में मैं देखता हूं, जैसे बाणभट्ट की बात करता हूं। बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरिता। अच्छा, इसे हर्षचरिता से मुझे याद आया, एक बुद्ध चरिता थी, बुद्ध चरिता का भी क्वेश्चन आ जाता है। ये भी मेनली क्वेश्चंस आए हुए हैं फ्रेंड्स इस लेक्चर में। जो मैंने पार्ट लिखा है, जो बोला भी है वो भी इम्पोर्टेंट है, इवन कि जो लिख दिया है वो तो एक तरह से आप ऐसे माना कि इसके ऊपर क्वेश्चंस आया हुआ है। तो जो बाणभट्ट की थी वो हर्षचरिता है, और जो उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ बुद्ध चरिता किसने लिखी थी, तो अश्वघोष ने लिखी थी। ये भी क्वेश्चन में मोस्टली आ जाता है। अभी एक और बुक है जो संध्याकारा नंदीस की रामचरित्र। संध्याकारा नंदीस की बुक है ये, इनको बोला जाता है रामचरित्र। ये पालास थे, वो राम भगत थे, तो उनके टाइम पे ये बुक लिखी गई थी। और एक बिलहंस की बुक है जिसको विक्रमानंदा, बिलहंस ने एक बुक लिखी थी जिसको विक्रमानंदा कलादश चीरा बोला जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमें सबको ये चीज़ें याद रखनी है। अब हमारा इसमें जो इंडिजिनियस पार्ट था और उसमें रिलीजियस पार्ट हमने कवर कर लिया, सेकुलर पार्ट भी हमारा कवर हो गया। अब हम इसमें नेक्स्ट पार्ट है जो हमारा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो आता है हमारा फॉरेनर्स। आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अगर मैं फॉरेनर्स की बात करूं तो जैसे हमारे लिटरेरी जो सोर्सेज हैं वो फॉरेनर से भी काफ़ी मिलते हैं हमें। तो इसमें जो फॉरेनर्स थे, मेनली 4 फॉरेनर्स की बात की गई है। ग्रीक, चाइनीज, तिब्बतन, अरब्स। मोस्टली ये 4 उनकी बात करी गई थी। तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि जो ग्रीक्स थे इसमें मेनली जो नेम आते हैं वो आते हैं, जैसे हेरोडोटस का नाम आता है जो एक ग्रीक्स था, जिसने मोस्टली मैं मेन आपको नाम लिख देता हूँ, बाकी बोल दूंगा। हेरोडोटस, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, वो एक ग्रीक थे। और इसके अलावा इनमें साइलस और नियर्कस, और अगर एक और नाम आता है मेगास्थनीज भी एक इम्पोर्टेंट नाम है। तो जो इंडिका नाम की बुक थी वो मेगास्थनीज ने लिखी थी, ये क्वेश्चन में कवर कर लिया गया है। तो फ्रेंड जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसको मैं डेफिनेटली शॉर्ट ही लिखता ही हूँ, और जो मैं कई बार मुझसे छूट भी जाता है तो मैं बोल देता हूँ, तो आप उसको पक्का नोट कर लेना। अगर मैं चाइनीज़ की बात करूँ तो जो मोस्टली, वैसे तो बहुत सारे चाइनीज़ इंडिया में आए, तो 2
चाइनीज़ का जिक्र किया गया फाइयान और ह्यूनसांग। जो फाइयान थे हमारे, तो ये किस टाइम पे आए थे, और जो ह्यूनसांग थे वो किस टाइम पे आए थे। फाइयान हमारे चंद्रगुप्त के टाइम पे आए थे, और ये हमारे आए थे ह्यूनसांग हर्षवर्धन के टाइम पे। तो ये हमारे 399 AD में आए थे चंद्रगुप्त के टाइम पे, और उसके बाद जो ह्यूनसांग थे वो हर्षवर्धन के टाइम पे, जो फिफ्थ सेंचुरी में ये लोग आए थे, 6th सेंचुरी में हर्षवर्धन के टाइम पे। ये चंद्रगुप्त, सॉरी, हाँ ये चंद्रगुप्त के टाइम पे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, बिकॉज इनके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बारी आ जाता है और नेक्स्ट भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स, कोई भी आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाएगा तो लेक्चर उनको वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट कर देते हैं, बट जो इन पोर्शन में क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी सॉरी, जब नेक्स्ट ये आ सकते हैं, इनको वो लोग कवर नहीं करते। तो मैं आपके लिए ये बहुत अच्छे से कवर करके लेके आऊँ, आप इसका मोस्टली जितना एडवांटेज वो उठा सकते हैं। और जो मोस्टली तिब्बतियन थे, ये तारानाथ थे और धर्मस्वामी थे। ये तिब्बतियंस, इनका ज़्यादा वो नहीं हुआ है, बट हम लिख लेते हैं तारानाथ और धर्मस्वामी, आप नोट कर सकते हैं। और जो अरब्स थे, अरब्स के बारे में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अरब्स काफ़ी आए थे, जैसे सुलेमान हो गया, अल मसूदी हो गया, अल बरूनी हो गया, इब्ने बदूता हो गया। इनके जो टाइम पीरियड है, और जो ये सुलेमानी था वो राष्ट्रकूट के टाइम पे आए थे, प्रतिहारा किंग महिर भोज के टाइम पे। अगर हम सुलेमानी की बात करते हैं, राष्ट्रकूट के टाइम पे जो राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट किंग जो था प्रतिहारा किंग था महिर भोज। ये पूछा जाता है कि प्रतिहारा किंग कौन है, या कौन ये चीज़ राष्ट्रकूट है, ये कौन है। तो ये चीज़ हमेशा पूछी जाती है, आपको क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल जाता है, तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। और जो सेकंड नंबर पे है वो अल मसूदी है। अल मसूदी हमारे जो थे प्रतिहारास गुजरात के, उनके टाइम पीरियड में आया था अल मसूदी। और जो थर्ड है हमारा, ये गुजरात के प्रतिहारा के टाइम पे आया था। और जो हमारा थर्ड था वो इब्ने बतूता। ये मोरक्को अफ्रीका से बिलोंग करता था। ये अरब, ये क्वेश्चन में आया हुआ है कहाँ से बिलोंग करता था, तो ये मोरक्को अफ्रीका से बिलोंग करता था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ये आया था। तो अभी फ्रेंड्स हमने इसको भी डिस्कस कर लिया, हमारे फॉरेनर्स में क्या क्या आया। अब हम जो सेकंड हमारा पार्ट है, इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सिंग, जो हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। ओके, अगर मैं यहाँ पे, आपको थोड़ी सी डिमांड आई है कि हमारी राइटिंग थोड़ी सी वो बिगड़ गई है, तो हम आपको कर देते हैं इब्ने बतूता, ठीक है। और जो ये प्रतिहारास थे, और अगर मैं बात करूँ अल मसूदी की, तो अल मसूदी जो प्रतिहारा गुजरात के प्रतिहारास थे, उनसे बिलोंग करता था। तो आपने, आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये। अगर मैं बात करूँ अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं फ्रेंड। तो ये भी इंडिजिनियस भी हैं और फॉरेनर्स भी हैं। तो इसमें मैं बात करता हूँ, इसमें 3 टाइप्स के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमारे पास रहते हैं। फर्स्टली इंस्क्रिप्शंस। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा इनमें क्या होता है। कॉइन्स, थर्ड इज मोनूमेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो इंस्क्रिप्शंस है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को एपिग्राफी भी बोलते हैं, और कॉइन्स की स्टडी को न्यूमिस्मेटिक्स भी बोलते हैं। तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है, अब जैसे किसी भी वॉल पे, किसी भी स्टोन पे, लाइक पहले सील्स पे
कुछ भी लिखा जाता था उनको हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। लाइक टेम्पल की वॉल पे भी किया जाता था, ब्रिक्स पे किया जाता था, इमेजेस पे किया जाता था, इन सबको हम लोग इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। और जो हमारी अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है वो हमें स्टोन पे मिली है। जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है, आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, आप ध्यान में रखना कि जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है वो हमारी स्टोन पे है। और कुछ सील्स जो हमारी जैसे यूनिकॉर्न्स की सील, पशुपति की सील, ये हमारे एंशिएंट टाइम में फेमस भी हुई हैं, तो आप इनको भी एक बार देख लेना। तो इंस्क्रिप्शंस की मैं अगर और बात करूं, जैसे जो प्राकृतिक लैंग्वेज है वो उसमें जो अर्लीस्ट स्क्रिप्ट थी हमारी, वो इंस्क्रिप्शन लिखी गई, वो हमारी प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो उसके बाद जो अशोक टाइम्स पे भी हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, जिसमें ब्राह्मणी की बात कर सकते हैं हम, और खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी। आप ये ध्यान से सुनना फ्रेंड्स ये बात कि जो अशोक के टाइम पे जो इंस्क्रिप्शंस मिली हैं वो एक तो ब्राह्मणी टेक्स्ट में लिखी गई हैं और दूसरी खरोष्टी टेक्स्ट में लिखी गई हैं। इनमें डिफरेंस क्या है देखो, जो ब्राह्मणी है वो लेफ्ट टू राइट, जैसे अपनी नॉर्मल इंग्लिश हिंदी लिखी जाती है वैसे, जो खरोष्टी है वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को नोट कर लेना कि जो खरोष्टी टेक्स्ट है वो राइट से लेफ्ट में लिखा जाता है। और अभी अगर हम बात करें इनके जो हमारी इंस्क्रिप्शंस है वो ये लोग क्यों लिखते थे उस टाइम पे, लाइक अशोक ने लिखी थी, तो उनका जो पर्पस था वो पर्पस क्या था, जो उनका मोस्टली जो पर्पस रहता था, तो अपने कुछ एक तो पर्पस रहता था, कुछ वो डोनेट करते थे या कुछ विक्ट्री करते थे, तो विक्ट्री को वो लोग मेंशन कर देते थे विक्ट्री को, या कुछ डोनेट करते थे तो उस चीज़ पे ऊपर मेंशन कर देते थे। और जो कोई रॉयल ऑर्डर उन्हें पास करना होता था तो भी वो इंस्क्रिप्शन वगैरह के थ्रू ही रॉयल ऑर्डर उसके थ्रू वो उसको कन्वे कर देते थे मैसेज को। ये उनके इंस्क्रिप्शंस के लिए उनके रीजंस थे। और अब हम सेकेंडली इसमें पढ़ने जा रहे हैं कॉइन्स। तो फ्रेंड्स हमारे पास्ट में बहुत टाइप्स के कॉइन मिले हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, इन सब के कॉइन्स हमें अलग अलग टाइम पे मिले हैं। बट जो मोस्टली गोल्ड के कॉइन्स हैं वो गुप्ता एरा में हमें देखने को मिलते हैं। और जो कुषाण, जो ये वैसे मोस्टली कॉइन्स की बात करूँ, ये सारे मोस्टली कुषाण पीरियड के 1st से लेकर 3rd सेंचुरीज तक हमें मिले हैं। तो कॉइन्स की बात कर देते हैं हम। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड के भी कॉइन मिले हैं हमें। तो ये सारे कॉइन्स हम बात करते हैं। और जो गुप्ता टाइम पे मोस्टली गोल्ड्स के कॉइन मिले हैं। और जो ये बाकी के कॉइन्स की बात करूँ कि कुषाण टाइम में ये मैक्सिमम हमें कुषाण पीरियड के मिले हैं। कुषाण पीरियड से 1st से 3rd सेंचुरी तक AD की मैं बात करता हूँ इसमें, तो उस टाइम के मैक्सिमम हमें कॉइन्स मिल पाए हैं। तो जो अर्लीस्ट कॉइन्स थे इनमें एक डिफरेंस है कि अर्लीस्ट कॉइन्स में क्या होता था, अर्लीस्ट कॉइन्स थे उनमें तो होते थे सिंबल्स, और ये उसके बाद लेटर कॉइन्स, अर्लीस्ट कॉइन में सिर्फ सिंबल्स वगैरह से डिनोट किया जाता था। और यहाँ पे किंग्स के नेम हो गए या गॉड की हो गए, ये चीज़ें मेंशन करना उन्होंने स्टार्ट फिर लेटर में कर दी थी। अब पूछे कि अर्लीस्ट टाइम पे कॉइन्स का में क्या डिपिक्ट किया जाता था, तो सिंबल्स अर्लीस्ट टाइम पे कॉइन्स में डिपिक्ट किए जाते थे। अगर हम अभी 3rd पार्ट की बात करते हैं तो मोनूमेंट्स, हमने जैसे मोनूमेंट्स तो हम अभी मोस्टली पार्ट्स को हम देखते ही हैं इंडिया में कि मोनूमेंट्स हमारे देखे जाते हैं। जैसे अब हम ताजमहल को देख सकते हैं, उसके बाद हम अपना कुतुब मीनार को देख सकते हैं। वेरियस टाइप्स के मोनूमेंट्स थे जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं और इंडिया में बनाए गए। तो फ्रेंड्स कुछ इसके हिस्टोरिकल सोर्सेज के भी एंशिएंट इंडिया में जो हमने पार्ट किया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी थे जो मैं सोचता हूँ कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। तो इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैं अगर बात करूँ उन पॉइंट्स की, उनको मैं लिख देता हूँ कि एक क्वेश्चंस आया हुआ है कि जो अपने एरास थे इनको क्रोनोलॉजिकल उसमें लगाना है। लाइक ये क्रीता एरा हो गया, त्रेता हो गया, द्वापर हो गया, फिर हो गया काली एरा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए, आप इनका सीक्वेंस याद कर सकते हैं कि पहले क्रीता एरा आया, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर काली एरा
आया। अगर मैं कुछ आपको एरर्स की बात बताऊं, कुछ एरर्स हैं उनके आप टाइम पीरियड नोट कर लेना। जो काली एरा है वो सबसे पुराना एरा है, इसमें 3101 BC में ये काली एरा स्टार्ट हुआ था। और जो विक्रम एरा है, विक्रम एरा आपसे पूछा जाए तो 57 BC मोस्टली बोलते हैं, कुछ लोग 58 भी बोलते हैं, आप ध्यान से इसको देख लेना ऑप्शन। तो उसके बाद जो ये साका एरा आया, शाकस के टाइम का, ये 78 AD से स्टार्ट होता है। और एक गुप्ता एरा भी बोलते हैं मोस्टली, तो गुप्ता एरा 319 AD से स्टार्ट होता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखना कि ये कौन सा एरा कब स्टार्ट होता है, क्योंकि इसके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी आपके साथ। तो इन चीज़ों को इम्पोर्टेंट है बहुत इस एरिया से, जो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी अंदर डिस्कस किया। अगर आप लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो आप इस लेक्चर्स को बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट आपने देखा होगा कि अगर आपने पहले देखे हुए हैं प्रीवियस ईयर। और जो थर्ड चीज़ थी इसमें मैं जो फॉरेनर्स थे उनका क्या ऑर्डर था कि सबसे पहले इंडो ग्रीक आए थे। अच्छा, फिर मेरे को बताइए कि कुशान सबसे लास्ट में आए थे, ठीक है, ध्यान में रखना। उनको कई बार ऑर्डर दिया जाता है कि इंडो ग्रीक आए थे, उसके बाद कुशान आए थे, उसके बाद वो बोल देते हैं कि शाकाज आए थे, या फिर पार्थियंस आए थे। तो आप याद रखना कि ग्रीक्स के बाद ही शाकाज आए थे, ग्रीक्स के बाद ही हमारे शाकाज आए थे। फिर उसके बाद हमारे पार्थियंस आए थे, इनको सतवानास भी बोला जाता है, पार्थियंस। और लास्ट में कुशान आए थे। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंटली आप देखना। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने आता हूँ। ये जो हमने लेक्चर डिलीवर आप एक बार नोट कर लो इस चीज़ को। जो हमने ये लेक्चर डिलीवर किया है फ्रेंड्स, आप एक बार ऐसे करना कि जो RS शर्मा है उसके 3 चैप्टर एक बार उसको जाके देखना। आपको ये लगेगा कि एक्चुअली बहुत अच्छे से हमने प्रिपेयर करके ये लेक्चर आपको दिया है। और जो अगर आप जानना चाहते हो इस लेक्चर की वैल्यू, तो आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना, इस जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, तो आपको बिल्कुल ही इस लेक्चर की वैल्यू के बारे में पता चल जाएगा। आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और जो एजुकेशन है, हमारा जो मोटो है, हर पर्सन तक एजुकेशन पहुंचाना जो नीडी वन है, तो आपको इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से लेना है। और हर एक जो भी नीडी है उसको आप खुद पढ़ा दो, अगर नहीं पढ़ा सकते तो हमारे लेक्चर्स के बारे में बता दो, तो आपका एक तरह से आपका डेवलपमेंट में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। तो जय हिंद, गुड बाय, आपसे कल मुलाकात होगी।